धूप तेज थी, सूरज आग बरसा रहा था और आकाश सफेद हो चुका था। अर्जुन की पीठ पर पसीने की धारी बह रही थी, जो उसकी मेहनतकश कमीज पर गहरे निशान छोड़ रही थी। उसके हाथों में हल की मूठ थी और उसके आगे आगे 2 सांड धीरे धीरे चल रहे थे, जमीन को जोतते हुए। ये उसकी दिनचर्या थी। सुबह 4 बजे उठना, माँ के हाथ का बना सादा नाश्ता करना और फिर खेत में निकल जाना। उम्र महज 17 साल, लेकिन कद काठी और काम में कोई कसर नहीं छोड़ता। अर्जुन मालवा क्षेत्र के एक छोटे से गांव नीम गांव का रहने वाला था। गांव का नाम यहाँ की विशालकाय नीम के पेड़ों के कारण पड़ा था, जो सैकड़ों साल पुराने थे और गांव वालों के लिए छाया, दवाई और सभा स्थल सब कुछ थे। अर्जुन का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता राम सिंह एक किसान थे, जिनके पास अपनी 2 एकड़ जमीन थी और किराए पर ली हुई कुछ और जमीन। पिछले साल एक भयानक सूखे ने उनकी फसल चौपट कर दी थी और अब कर्ज का बोझ उन पर मंडरा रहा था। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। वह जानता था कि शिकायतें करने से कुछ नहीं मिलता। उसकी ताकत उसकी मेहनत और उसके सपनों में थी। वह दिन में खेत जोतता और रात में अपनी टूटी फूटी अटारी में एक पुराने मिट्टी के दिए की रोशनी में किताबें पढ़ता। उसे इतिहास और भूगोल से गजब का लगाव था। गांव के स्कूल के मास्टर जी सुभाष सर उसे पुरानी किताबें देते, जिनमें राजाओं, महाराजाओं, युद्धों और प्राचीन सभ्यताओं के किस्से होते। एक शाम जब अर्जुन खेत से लौटा तो उसने देखा कि उसके पिता का चेहरा उदास है। माँ शांति देवी चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी, लेकिन उनकी आंखों में भी चिंता थी। क्या बात है बाबू? अर्जुन ने हल रखते हुए पूछा। राम सिंह ने एक लंबी सांस भरी। साहूकार लाला झंडालाल फिर याद दिलाने आया था। अगले महीने तक अगर कर्ज नहीं चुकाया तो वह हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगा। फसल अभी बोई भी नहीं गई है अर्जुन। मैं नहीं जानता कि क्या करूं। अर्जुन का दिल भारी हो गया। यह जमीन उनके परिवार की पीढ़ियों से थी। इसके बिना उनका जीवन और भी मुश्किल हो जाएगा। उसने अपने पिता के कंधे पर हाथ रखा। घबराइए मत बाबू, हम कुछ न कुछ उपाय जरूर करेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वह भी टूट रहा था। उपाय क्या हो सकता था? अगले दिन अर्जुन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा काशीराम के पास पहुंचा। दादा काशीराम उम्र के 90वें पड़ाव में थे, लेकिन उनकी याददाश्त अभी भी तेज थी। वह गांव का जीवित इतिहास थे। अर्जुन को उम्मीद थी कि शायद वो कोई रास्ता बता सके। दादा पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। अर्जुन ने उनके पैर छुए और अपनी समस्या बताई। दादा काशीराम ने अपनी झुर्रियों भरी आंखें उठाकर अर्जुन की ओर देखा। बेटा, पैसों का सवाल है। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, तुम्हारी क्या मदद कर पाऊंगा? मैं पैसे नहीं, एक सलाह मांगने आया हूँ दादा। अर्जुन ने विनम्रता से कहा। दादा मुस्कुराए। तू हमेशा से ही समझदार रहा है अर्जुन। तेरे जैसा पढ़ा लिखा लड़का इस गांव में कोई नहीं। उन्होंने एक क्षण को रुककर सोचा, फिर बोले। तुझे पता है, हमारा यह गांव कभी एक छोटी सी रियासत का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ के राजा बहुत बहादुर और दानी थे। रियासत? यहाँ कभी कोई किला या महल था क्या दादा? दादा की आंखों में एक चमक आई, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। हाँ बेटा, एक छोटा किला, लेकिन वो बहुत दूर जंगलों के बीच में था। सैकड़ों साल पहले एक भयंकर युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि राजा ने अपना खजाना किले में ही कहीं छुपा दिया था ताकि दुश्मन के हाथ न लगे। लेकिन फिर किला तबाह हो गया और राजा का वंश भी खत्म हो गया। समय के साथ लोग उसे भूल गए। आज शायद ही कोई जानता हो कि वह किला कहाँ है। खजाना? अर्जुन की आंखें चौंधिया गई। हाँ बेटा, लेकिन यह सिर्फ एक कहानी है। दादा ने हल्के से हंसते हुए कहा। कौन जाने सच है या नहीं। और फिर वह जगह बहुत खतरनाक कही जाती है। लोग कहते हैं कि वहां भूत प्रेतों का वास है। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। उसे भूतिया किला कहते हैं। लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल कौंध गया था। उसने पूछा, दादा, वह किला किस दिशा में है? दादा काशीराम ने पश्चिम की ओर इशारा किया। जहां घना अछूता जंगल था उधर है बेटा, लेकिन मैं तुझे मना करता हूं, वहां मत जाना। यह कहानियां सुनकर अपनी जिंदगी जोखिम में मत डाल। अर्जुन ने दादा को धन्यवाद दिया और चला गया।
लेकिन उसके मन में अब एक नया सपना जाग गया था। क्या सच में कोई खजाना हो सकता था? क्या वह अपने परिवार की मदद कर सकता था? अगले कुछ दिनों तक अर्जुन का दिमाग उसी भूतिया किले के बारे में सोचता रहा। वह अपने काम में मन नहीं लगा पा रहा था। उसने सुभाष सर से भी इस बारे में पूछा। सर ने पुस्तकों में से एक पुराना धूल भरा नक्शा निकाला। दादा काशीराम ने ठीक कहा अर्जुन, यह इलाका कभी नीमगढ़ रियासत के नाम से जाना जाता था। राजा नीम सिंह देव यहाँ के शासक थे। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक उन पर एक बार पड़ोसी राज्य ने हमला किया था। हो सकता है खजाने की बात में कुछ सच्चाई हो, लेकिन यह सब इतना धुंधला और किंवदंतियों में लिपटा हुआ है कि सच्चाई का पता लगाना मुश्किल है। यह सुनकर अर्जुन का उत्साह और बढ़ गया। यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। उसने फैसला किया, उसे जाना होगा। अपने पिता से डांट खाने और माँ की चिंता का रिस्क उठाकर भी उसे वहाँ जाना ही होगा। एक सुबह वह अपने पिता से झूठ बोलकर कि वह शहर में किसी दोस्त से मिलने जा रहा है, निकल पड़ा। उसने अपने साथ एक थैले में कुछ रोटियां, एक पानी की बोतल, एक मोटी लाठी जंगली जानवरों से बचाव के लिए, और दादा काशीराम द्वारा बताई गई दिशा का ख्याल रखा। पश्चिम का जंगल बहुत घना और डरावना था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि धूप जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। चारों तरफ सन्नाटा था, जिसे चीरती हुई सिर्फ पक्षियों की आवाजें और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। अर्जुन का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वह डटा रहा। वह लाठी से आगे का रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता गया। कई घंटे चलने के बाद जब उसकी टांगें थकान से कांपने लगी थी, उसे एक पहाड़ी की तलहटी दिखाई दी, और उस पहाड़ी पर झाड़ियों और बेलों से ढकी हुई एक प्राचीन दीवार का एक हिस्सा दिखाई दिया। वह दिल धक्के से रह गया। यह वही था, भूतिया किला। किला जितना डरावना दिख रहा था, उतना ही रहस्यमय भी। पत्थर की दीवारें टूट फूट चुकी थी, उन पर मोटी परत में काई जमा था। जंगली बेलों ने महल के पूरे दीवार को अपने आगोश में ले रखा था, जैसे कोई विशालकाय अजगर अपने शिकार को दबोचे हुए हो। हवा में एक अजीब सी सन्नाटे और पुराने पत्थरों की गंध थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और एक टूटे हुए मेहराब के रास्ते अंदर घुसा। अंदर का हाल और भी बदतर था। बड़े बड़े कमरे खंडहर में तब्दील हो चुके थे। फर्श पर गिरे पत्थर और मिट्टी के ढेर लगे हुए थे। कहीं कहीं बड़े बड़े कीड़े और मकड़ियों के जाले थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसे कुछ नहीं मिल रहा था, सिर्फ टूट फूट और उदासी। क्या दादा की कहानी सिर्फ एक कल्पना थी? क्या वह यहाँ व्यर्थ आया था? थकान और निराशा से घिरा वह एक कोने में बैठ गया। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर एक अजीब से निशान पर पड़ी। यह एक पत्थर की स्लैब थी, जिस पर एक उभरी हुई नक्काशी थी। ज़्यादातर हिस्सा मिट्टी और काई से ढका हुआ था, लेकिन अर्जुन ने अपने हाथों से उसे साफ किया। नक्काशी में एक बड़ा सूरज बना हुआ था और उसके बीच में एक त्रिशूल का निशान था। यह निशान उसे कहीं देखा हुआ लग रहा था। उसे याद आया, गांव के मंदिर में राजा नीम सिंह देव की एक मूर्ति थी, जिसके ढाल पर यही चिन्ह बना हुआ था। यह उनका राज चिन्ह था। इसका मतलब ये जगह महत्वपूर्ण थी। उसने पत्थर को और जोर से दबाया, धकेला, लेकिन वे हिला तक नहीं। निराश होकर उसने उसे छोड़ दिया और आसपास देखने लगा। तभी उसकी नज़र दीवार पर पड़ी। उसी सूरज और त्रिशूल की नक्काशी दीवार पर भी थी, लेकिन उसके केंद्र में एक छोटा सा छेद था, जैसे कोई की होल। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बाहर निकला और अपना सिर धुनने लगा। शाम होने वाली थी और जंगल में अंधेरा जल्दी छा जाता था। उसे लौटना था, निराश और हारा हुआ महसूस करता हुआ। वह वापस गांव की ओर चल पड़ा। अगले कुछ दिनों तक अर्जुन उसी नक्काशी और छेद के बारे में सोचता रहा। वह की होल जैसा दिखता था, लेकिन की कहाँ होगी? क्या ये कोई मैकेनिज्म था? वह फिर से दादा काशीराम के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई कि वह किले में गया था और उसने वह निशान देखा था। दादा हैरान रह गए। तू गया वहां? अरे बेटा, तूने बहुत बड़ा रिस्क लिया। लेकिन फिर वो मुस्कुराए। लेकिन तूने वह निशान ढूंढ लिया, राजा नीम सिंह का प्रतीक चिन्ह। फिर उन्होंने कुछ याद किया। बेटा, मेरे दादा ऑफन एक कहावत कहा करते थे, जो राजा के बारे में थी। सूरज चढ़े पहाड़ों पर, जब त्रिशूल चमके बीचों बीच, खुल जाएगा वह द्वार जो छुपाता है अमर रिच। हम इसे बचपन में एक कविता की तरह गाया करते थे।
पर कभी समझा नहीं कि इसका मतलब क्या है। अर्जुन के मन में यह बात बिजली की तरह कौंध गई। सूरज, त्रिशूल, यह तो बिल्कुल वही नक्काशी थी। सूरज चढ़े पहाड़ों पर, इसका मतलब सुबह का सूरज जो पूर्व से निकलकर पहाड़ियों पर चढ़ता है। जब त्रिशूल चमके बीचों बीच, जब सूरज की किरणें सीधे उस त्रिशूल के निशान पर पड़ेंगी तो वह छेद चमक उठेगा। शायद तभी कोई मैकेनिज्म एक्टिवेट होगा। उसे अब समझ आया। उसे सुबह के वक्त जब सूरज की किरणें सीधे उस छेद में पड़े, वहां होना था। अगली सुबह वह फिर से जंगल की ओर निकल पड़ा। इस बार उसने अपने थैले में एक छोटी सी दरी लैंटर्न भी रख ली, अगर अंदर अंधेरा हो। वह किले में पहुंचा तो सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला था। वह उसी कमरे में इंतजार करने लगा। धीरे धीरे सूरज की किरणें किले की दरारों से अंदर आने लगी और फिर ठीक जैसा उसने सोचा था, एक तेज किरण सीधे दीवार पर बने उस छेद में जा घुसी। एक अद्भुत घटना हुई। सूरज की किरण छेद में से गुजरकर सामने की दीवार पर एक चमकती हुई सुनहरी बिंदु की तरह पड़ी और वह बिंदु ठीक उसी पत्थर की स्लैब पर बने सूरज के बीचों बीच वाले त्रिशूल पर पड़ी, जिसे अर्जुन ने पहले साफ किया था। अर्जुन की सांस थम सी गई। तभी एक हल्की सी कर्कश आवाज आई, कड़ाक। वह पत्थर की स्लैब, जो पहले बिल्कुल भी नहीं हिलती थी, थोड़ी सी खिसक गई थी, जिससे नीचे की ओर जाने वाली सीढ़ियों का एक मुंह दरवाजा खुल गया था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी दरी जलाई और सावधानी से सीढ़ियों पर उतरना शुरू किया। सीढ़ियां पत्थर की बनी हुई थीं और नम तथा फिसलन भरी थी। हवा में मिट्टी और सड़े हुए पत्थर की गंध थी। सीढ़ियां उसे एक संकरी सुरंग में ले गईं, जो काफी देर तक चलती रही। अर्जुन को लग रहा था कि वह पहाड़ी के अंदरूनी हिस्से में जा रहा है। आखिरकार सुरंग एक बड़े कमरे में खुली और वहां जो दृश्य था उसे देखकर अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरा चौकोर था और उसकी दीवारों पर पुराने भित्ति चित्र बने हुए थे, जो राजा के जीवन और युद्धों को दर्शाते थे। कमरे के बीचों बीच कई बड़े बड़े लकड़ी के संदूक रखे हुए थे। कुछ संदूक खुले हुए थे और उनमें से सोने चांदी के सिक्के, गहने और कीमती पत्थरों से जड़े मुकुट और कटारें झलक रही थी। चारों तरफ सोना ही सोना था। यह वही खजाना था जिसके बारे में दादा काशीराम ने बताया था। राजा नीम सिंह देव का खजाना सैकड़ों सालों से यहाँ सुरक्षित पड़ा हुआ था। अर्जुन हैरानी और खुशी से एक जगह खड़ा हो गया। उसने कभी इतना सोना नहीं देखा था। यह सपना सच हो गया था। अब उसके पिता का कर्ज उतारना आसान हो जाएगा। उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार कौन था। ये खजाना सिर्फ मेरा नहीं है या मेरे इलाके का धरोहर है। अगर मैं इसे इस तरह लेकर गया तो शायद लालची लोग इसकी कीमत पूरी नहीं समझेंगे। इसे सही जगह पहुंचाना जरूरी है। अर्जुन ने एक सोने का सिक्का और एक छोटा हीरा सबूत के तौर पर अपनी जेब में रख लिया। जब अर्जुन गांव लौटा तो वह सीधे सुभाष सर के पास गया। उसने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और सबूत के तौर में सिक्का और हीरा दिखाया। सुभाष सर की आंखें खुली की खुली रह गईं। यह अविश्वसनीय है अर्जुन, तुमने एक ऐतिहासिक खोज कर डाली है। यह खजाना राष्ट्रीय धरोहर है। इसे संग्रहालय में रखा जाना चाहिए। उन्होंने तुरंत जिले के पुरातत्व विभाग को फोन किया और पूरी बात बताई। लेकिन जब यह बात गांव में फैली तो लोगों का रिएक्शन अलग था। कुछ लोगों ने अर्जुन की बहादुरी की तारीफ की, लेकिन ज्यादातर लोग, खासकर लाला झंडालाल, उस पर हंसने लगे। लाला झंडालाल गांव के चौराहे पर खड़ा होकर चिल्लाया, अरे यार, इस लड़के ने पढ़ लिखकर अपना दिमाग खराब कर लिया है। भूतिया किले का खजाना कहाँ है? वह दिखाओ हमें। ये सब झूठ है। तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है ताकि तुम उसके बाप का कर्ज माफ कर दो। गांव के कुछ और लोग भी यही सोच रहे थे। उन्हें लगा कि अर्जुन कोई चाल चल रहा है। अर्जुन के पिता को भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्होंने अर्जुन को डांटते हुए कहा, बेटा, मैंने तुझे मना किया था उस जगह जाने से। अब लोग तुझे पागल समझेंगे। अर्जुन के लिए यह बहुत मुश्किल समय था। उसे अपनी बात पर यकीन था, लेकिन कोई उसे मानने को तैयार नहीं था। वह अकेला पड़ गया था। 2 दिन बाद पुरातत्व विभाग की एक टीम जीपों में गांव पहुंची।
उनके साथ बड़े बड़े उपकरण और सुरक्षा गार्ड भी थे। गांव वालों की उत्सुकता बढ़ गई। क्या अर्जुन सच कह रहा था? अर्जुन और सुभाष सर टीम को उस किले तक ले गए। अर्जुन ने उन्हें वह मैकेनिज्म दिखाया। पुरातत्वविदों ने उसकी प्रशंसा की। यह एक शानदार इंजीनियरिंग का नमूना है, सूर्य की किरणों से चलने वाला लॉक सिस्टम। अगली सुबह उन्होंने वही प्रोसेस दोहराई। सूरज की किरणें जैसे ही छेद में घुसी और त्रिशूल पर पड़ी, वह पत्थर फिर से खिसक गया और सीढ़ियों का रास्ता खुल गया। पुरातत्वविदों की टीम और गांव के कुछ चुनिंदा लोग, जिनमें दादा काशीराम और गांव के सरपंच भी शामिल थे, अर्जुन के साथ नीचे उतरे। जब वे उस कमरे में पहुंचे तो सबकी आंखें चौंधिया गई। वहां मौजूद ऐतिहासिक धरोहर और खजाने को देखकर सभी दंग रह गए। लाला झंडालाल का मुंह खुला का खुला रह गया, उसकी बोलती बंद हो गई। टीम के हेड डॉक्टर शर्मा ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटे, तुमने एक अतुल्य काम किया है। तुमने न सिर्फ एक खोए हुए इतिहास को फिर से खोजा है, बल्कि देश की एक अनमोल धरोहर को बचाया है। तुम्हारी बुद्धिमानी और ईमानदारी की जितनी तारीफ की जाए कम है। तुमने इस खजाने को अपने पास रख सकते थे, लेकिन तुमने सही रास्ता चुना। गांव वालों ने शर्म से सिर झुका लिया। अर्जुन के पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। पुरातत्व विभाग ने खजाने और पूरे किले को सुरक्षित घोषित कर दिया। उन्होंने वहां खुदाई और संरक्षण का काम शुरू कर दिया। खजाने को संग्रहालय भेज दिया गया। भारत सरकार की नीति के अनुसार ऐतिहासिक खजाना मिलने पर खोज करने वाले व्यक्ति को एक मौद्रिक इनाम दिया जाता है। अर्जुन की ईमानदारी और योगदान को देखते हुए गवर्नमेंट ने उसे 50 लाख रुपए का इनाम दिया। अर्जुन के लिए यह एक सपने के सच होने जैसा था। उसने सबसे पहले लाला झंडालाल का सारा कर्ज चुकाया। फिर उसने अपने परिवार के लिए एक नया अच्छा घर बनवाया। उसने अपने पिता के लिए नई जमीन खरीदी और आधुनिक खेती के उपकरण लिए, ताकि उन्हें इतनी मेहनत न करनी पड़े। लेकिन अर्जुन ने इनाम का एक बड़ा हिस्सा गांव के विकास पर खर्च करने का फैसला किया। उसने गांव के स्कूल का रेनोवेशन करवाया, नई किताबें और कंप्यूटर्स दान दिए। उसने गांव में एक छोटा हेल्थ क्लिनिक खुलवाने में मदद की। अर्जुन ने न सिर्फ एक प्राचीन किले के रहस्य को उजागर किया, बल्कि उसने स्वयं के अंदर छिपे हुए खजाने, अपनी बहादुरी, दृढ़ संकल्प और अच्छाई को भी उजागर किया। और इस तरह एक गरीब किसान के बेटे ने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल दी और एक अमर विरासत को फिर से जीवित कर दिया।